everyone, welcome to the wonderful channel of science. So let's start with this. जो आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ रहे हैं उन्हीं के बेसिस पे ये क्वेश्चन हम करने लग रहे हैं. ऑल्दो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, आज एग्जाम नहीं है, संडे है, तो आज के जो क्वेश्चन है वो पिछले कुछ दिनों के जो एग्जाम है उसके बेसिस पे आपके कराए जा रहे हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. क्वेश्चन करते हैं सीधा, है ना. आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते, क्योंकि जिन लोगों का एग्जाम है उन लोग के लिए तो 2-2 मिनट ऐसे हो रहा होगा कि हाँ 2-2 मिनट में शायद हम 40-50 क्वेश्चन ही कर जाए ना, उस बेसिस पे. सो शैल वी स्टार्ट. ओके, नाउ क्वेश्चन पूरा विजिबल है ना. अभी देखिए साइक्लोहेक्सेन कंटेन्स डैश कार्बन कार्बन बॉन्ड्स, राइट, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड. तो टोटल कोवेलेंट बॉन्ड कितने होंगे यहाँ पे बताना है. ठीक है, आपको कार्बन और कार्बन के बीच के बॉन्ड बनाने हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड बताने हैं, और टोटल कोवेलेंट बॉन्ड बताने हैं. तो पहली बात तो कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो हमेशा हम शेयरिंग बॉन्ड्स के लिए या कार्बन के द्वारा बनाए गए बॉन्ड्स को बोलते हैं. किसी और कंपाउंड के, किसी और एलिमेंट के बॉन्ड को कोवेलेंट नहीं बोला जाता है. कोवेलेंट मतलब जहां पे आप शेयर कर रहे हो चीजों को, आप इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली दान दे रहे हो, तो वो कोवेलेंट कहलाता है. ठीक है, ये डायग्राम एग्जाम में नहीं है, मैंने बनाया है यहाँ पे, ये आपको याद रखना है, ये साइक्लोहेक्सेन. ठीक है, 6 कार्बन यहाँ पे हैं, तो आपको यहाँ पे 6, 12 और 18 याद रखना है. टोटल नंबर ऑफ कार्बन 6 हैं. कार्बन कार्बन के जो बॉन्ड है वो यहाँ पे 6 हैं. ठीक है, कार्बन और कार्बन के. कार्बन हाइड्रोजन के 12 हैं, क्योंकि दो हाइड्रोजन हर एक कार्बन पे लगे हुए हैं. टोटल 6 और 12 हो गया. जब आपसे सिग्मा और पाई बॉन्ड पूछेंगे तब ये नंबर आंसर में नहीं आता है. कई बार आप 6, 12, 18 सिग्मा और पाई बॉन्ड के लिए भी लिखते हो, उसके लिए नहीं कंफ्यूज करिएगा. ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल नहीं है. तो यहाँ पे ऑक्सीजन कार्बन पे जा रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है, MnO2 है, ये Cl इधर आ रहा है, ऑक्सीजन इसके पास जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है. ऑक्सीजन यहाँ पे अटैच हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है. ठीक है, AgNO3 प्लस NaCl, AgCl प्लस NaNO3, ये आपका डबल डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है, डबल डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की वजह से हो रहा है. Ag प्लस NO3 माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Ag प्लस Cl माइनस, Na प्लस और NO3 माइनस. तो डबल डिस्प्लेसमेंट हमेशा आयनिक होती है, और इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, डी जो है वो आंसर देना है आपने. विद्युत मोटर के आर्मेचर में निम्नलिखित में से कौन सा भाग या भाग शामिल होते हैं. आर्मेचर जो इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर लगा होता है, उसके अंदर आपका सॉफ्ट आयरन कोर और कॉइल मौजूद होती है, मैग्नेट नहीं लगे होते हैं. 1 and 2 आंसर, तो बोथ 1 and 2 करके आंसर करना. क्वेश्चंस में जो एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं उनके टॉपिक मुश्किल नहीं है, लेकिन जिस तरीके से आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो थोड़ा सा मुश्किल है. 1 and 2 करके याद रखिए. किसी दिए गए प्रतिरोध R को 2 बराबर भागों में काटा जा सकता है. प्रत्येक भाग का प्रतिरोध ज्ञात करना है आपको. तो अगर R को आपने 2 बराबर एक बड़े कंडक्टर में, या जो रेजिस्टेंस है उसको आपने 2 भागों में काट दिया, तो रेजिस्टेंस ईच पार्ट का कितना होगा, सिंपली डिवाइडेड बाय 2, R/2 करके इसमें आंसर याद रखना है. रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है, ओम से रिप्रेजेंट किया जाता है. रेजिस्टेंस करंट के फ्लो को रोकता है, ये आपको याद रखना है. ठीक है, सिंबल इसका ये लिखते हैं. मनुष्य के पाचन तंत्र में होने वाली कौन सी क्रिया गंदगी पर साबुन के पायसीनीकरण की क्रिया के समान होती है. तो हमारी शरीर में ऐसी कौन सी चीज है जो कि हमारे शरीर में डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर सेम वही काम कर रही है जो इमल्सिफिकेशन साबुन पे की जाती है, डर्ट पे की जाती है. तो सुपैनिफिकेशन जिसे बोलते हैं. तो इसमें याद रखिए, डिसइंटीग्रेशन ऑफ लार्जर फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स बाय बाइल सॉल्ट. तो बाइल सॉल्ट रिलीज होता है हमारा लिवर के द्वारा, और जो भी फैट हमारे शरीर में आता है, जो हम कंज्यूम करते हैं, खाने से जो फैट हमको मिलता है, वो फैट हमारा पहले बड़े टुकड़ों से छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है, और उसके बाद वो जो छोटे टुकड़े हैं वो फैट में कन्वर्ट हो जाते हैं. ठीक है, the potential drop across the 4 ohm resistor in the given circuit is potential drop across the 4 ohm resistor in the given circuit. यहाँ पे 4 ओम और 6 ओम है. ठीक है, और 5 वोल्टेज है. आपसे पूछा गया है कि जो 4 ओम है ना, उसमें पोटेंशियल डिफरेंस आपको बताना है. ठीक है, नाउ द पॉइंट इज, आपको बता रहे हम कैसे निकाले, करंट मेंशन नहीं है,
या रेजिस्टेंस तो हमारे पास टोटल है, तो कैसे निकालेंगे? इसमें सबसे पहले क्या करना है, वोल्टेज आपको 5 दिए हैं, 4 और 6, इनको ऐड कर लीजिए, 10 हो गया। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है सीरीज में, इसलिए हमने इसको एज इट इज ऐड कर लिया, है ना। 10 जो है ये हमने फॉर्मूला जो है वो उधर से निकाला, आपका जो साइमन ओम्स लॉ या ओम्स लॉ कहा जाता है, V इज इक्वल टू I इंटू आर। यहाँ पे फॉर्मूला तो ये लगना ही है, ठीक है। तो V 5V वोल्टेज इज इक्वल टू 4 + 6 10 हो गया यहाँ पे। अब 10V इज इक्वल टू 10I सॉरी इज इक्वल टू 5V, I इज इक्वल टू क्या हो गया 5V अपॉन में 10, यानी कि 0.2 हो गया आंसर। करंट जो है वो 0.2 हो गया, राइट। अब मुझसे ये पूछा जा रहा है कि वोल्टेज 1 कितना होगा, तो करंट 0.2 इंटू 4 जो आपका यहाँ पे लगा हुआ है, यानी कि 4 जो आपका यहाँ पे, अच्छा नहीं 5 के बेसिस पे आ रहा है ना, तो 0.5 होगा। भाई आप लोग भी मुझे नहीं बता रहे हो ना 0.2 क्यों होगा, वो तो नीचे आएगा, 0.5 होगा 0.5, ठीक है। तो 5 चौक 20, 2 हो गया यहाँ पे। वोल्टेज 1 जो है वो कितना वोल्टेज को रख रहा होगा, 2 वोल्टेज को रख रहा होगा। अगर यही क्वेश्चन आपसे 6 ओम के लिए पूछा जाता तो करंट निकालने का फॉर्मूला सेम ही होता, ओम्स लॉ से आप करंट निकाल रहे हो, टोटल रेजिस्टेंस वोल्टेज और नीचे जाके डिवाइड कर दे रहे हो, V अपॉन में आपने 10 कर लिया, 5 अपॉन 10 कर लिया, 0.5 हो गया। अब 6 का पूछा जाता तो 0.5 इंटू 6, 6 पंजे 30, यानी कि 3.0। तो 3 जो है वो आपका तब आता जब 6 के लिए पूछा गया, राइट। वाई ड्राई स्लेक्ड लाइम इज क्लोरिनेटेड, द मेन प्रोडक्ट आर। जब ड्राई स्लेक्ड लाइम, स्लेक्ड लाइम क्या होता है, आपका चूना पत्थर को कहा जाता है ना। अगर ड्राई स्लेक्ड लाइम के लिए, स्लेक्ड लाइम का फॉर्मूला यही है, ड्राई लिखते ही कंफ्यूज मत हो जाना कि ड्राई क्या लिखा है, ड्राई का तो मतलब ही नहीं समझ आया। तो CaOH होल ट्वाइस में अगर आपने क्लोरीन मिला दिया है तो ये क्या बन जाएगा, CaOCl2 प्लस में हाइड्रोजन गैस जो है वो यहाँ से रिलीज हो जाएगी। हाइड्रोजन क्यों, आपका O भी यहाँ पे 2 हैं, दोनों यूज नहीं हो रहे हैं, एक O जो है वो यहाँ पे निकल गया, तो आपका OCl2 यानी कि सिंगल ऑक्सीजन यूज होता है, सिंगल ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है तो H2O, तो आपका क्या बना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, एसिटिक एसिड या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस में वाटर भी अगर आपके पास ऑप्शन होता तो यहाँ पे वाटर भी अपन ऑप्शन यूज कर लेते, ठीक है। ये बताइए, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, राइट ने लेफ्ट हैंड रूल used to find the force on current carrying conductor placed inside a magnetic field, the thumb and the forefinger represent the direction of, the thumb and the forefinger, ये राइट हैंड रूल है। थंब फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेफ्ट हैंड रूल में ये लेफ्ट हैंड है, सॉरी लेफ्ट हैंड है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है ये, तो लेफ्ट हैंड क्या कर रहा है, उसका जो थंब है वो फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो फोर फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड को, और जो आई है वो करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे फोर फिंगर और थंब का पूछा है, पहले थंब का बताना है, तो थंब फोर्स है और फोर फिंगर जो है वो मैग्नेटिक फोर्स है, ठीक है। लेफ्ट हैंड रूल फ्लेमिंग का जो आपका लेफ्ट हैंड रूल हो रहा है इस तरीके से, यहाँ पे जो थंब है वो फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को, और जो आपकी आई है वो करंट जो है वो मिडल फिंगर रिप्रेजेंट करिए, तो फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड करके याद रखिए। किन कारकों ने वैज्ञानिक को तत्वों के वर्गीकरण की ओर अग्रसर किया, क्या फैक्टर थे जिसकी वजह से कंटिन्यूअसली एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया जा रहा था, एलिमेंट्स को जो बनाया जा रहा था उसके अलग अलग तरीके, पहली चीज, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे जो एलिमेंट्स थे उनके जो सोर्सेस थे वो अलग अलग थे, ठीक है। डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, तत्वों के गुण अलग अलग हैं, तो सारे फैक्टर्स कंसीडर करके यहाँ पे एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की कोशिश की जा रही है। जब भी हमें किसी भी चीज का नंबर एक बहुत ज्यादा मात्रा में अवेलेबल होता है किसी भी चीज का ना, तो हमें उसको फिर क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण उसका करना ही पड़ता है। एलिमेंट है, ऐसे हमने ह्यूमन स्पीशीज का भी वर्गीकरण हम करते ही है ना। एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस एन इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेशन कैन बी कॉल्ड एज, कोई भी अभिक्रिया जो अविलय अवक्षेप उत्पन्न करता है, इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेशन, उसको हम और क्या कहते हैं, देखो पीपीटी रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, हिंदी में भी अवक्षेपण अभिक्रिया लिखा ही है,
जैसे कि जो एग्जाम्पल लर्न करना है, प्रेसिपिटेशन का एग्जाम्पल लर्न कर लीजिए। जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है वही आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी होती है। ये पीछे थी ना अभी रिएक्शन AgCl प्लस NaNO3, ठीक है। अब इसमें जो AgCl है ना वो सिल्वर क्लोराइड बनाता है और ये इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड के बीच में जो सिल्वर क्लोराइड बन रहा है वो इनसॉल्युबल सॉल्ट है, वो घुल नहीं रहा है, और NaNO3 है, ये प्रेसिपिटेशन बनाता है। जो डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वही ज्यादातर आपकी प्रेसिपिटेशन बनाती है। जैसे AgCl इनसॉल्युबल सॉल्ट है, ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा, घुल नहीं रहा पानी में तो ये उड़ जाएगा, राइट। यहाँ पे AgCl प्रेसिपिटेशन का पॉइंट है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट ही आपकी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। निम्नलिखित में से कौन सा भाग पौधों में गैसीय विनिमय में सहायक होती है? Which of the following part help in gaseous exchange in plants? तो स्टोमेटा करके याद रखिए, स्टोमेटास, ठीक है। कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में शामिल कोशों की कुल संख्या कितनी होती है? तो कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हम बात करें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन 6 है। 6 क्या हो गया? 2 4 है ना। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी तो एक K शेल होगा, एक L शेल होगा, तो ओनली 2 है ना, 2 यहाँ पे लिखना है, C ऑप्शन हो गया। द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इन टर्म्स ऑफ रेडियस R इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन अभी पीछे भी आया था, रेडियस के टर्म्स में पूछा हुआ है। डिस्टेंस बिटवीन फोकस, ये फोकस है, एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र, और ये P। तो अगर R के कॉन्टेक्स्ट में बात हो जा रही है तो फोकस जो है वो क्या हो गया, अगर टोटल ये R है तो फोकस और यहाँ की दूरी क्या हो गई, R/2। R/2 लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये हमने समझ लिया लास्ट क्लास में। निम्नलिखित में से किस तत्व के आणविक रूप में परमाणुओं की संख्या अधिकतम होती है? अब इसमें क्या करना है, आपको इसमें एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, ठीक है। एटॉमिक नंबर जिसका ज्यादा होगा वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सबसे ज्यादा रख रहा होगा। अब ये 4 एलिमेंट है, इजी है, मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर यहीं पे एलिमेंट थोड़े मुश्किल आ जाते हैं, 30 के ऊपर चले जाते हैं, तब ये क्वेश्चन मुश्किल होता है। ज्यादातर यहाँ पे 30 के अंदर आते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। मतलब 30 तक के एटॉमिक नंबर ही आपसे पूछे जाते हैं, उससे ऊपर के नहीं, अदरवाइज डिफिकल्ट होगा। फॉस्फोरस 15, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है, सल्फर का 16 होता है, और आर्गन का जो है वो 18 होता है, ठीक है। अब क्या क्वेश्चन में आंसर में 18 लिख दूं? एक तो ये तरीका भी है आंसर लिखने का, दूसरा तरीका ये भी है कि मुझे ये पता है कि इस चारों ऑप्शन में ऑड वन आउट आर्गन है, आर्गन नोबल गैस है, ठीक है, आर्गन नोबल गैस है, ठीक है। इसमें या तो 2 होता है या 8 होता है आउटर मोस्ट शेल में, तो उस बेसिस पे हम थोड़ा सा सेफर साइड करके चीज़ों को यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। मुझे पता है कि मैं इसको यहाँ पे लेके चीज़ों को मैनेज कर सकती हूँ। नोबल गैस को ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन में अपन आर्गन आंसर कर सकते हैं। जैसे नियॉन 2 8 है, आर्गन क्या हो गया, आर्गन यहाँ पे 2 8 8 हो गया, ठीक है, 2 8 8 हो गया। सल्फर क्या है, 2 8 6 हो गया। फॉस्फोरस क्या होता है, 2 8 5 हो गया। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनेगी, फॉस्फोरस की 2 8 5, नियॉन की 2 8 होगी, सल्फर की 2 8 6 होगी, और आर्गन की 2 8 8 होगी। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसके पास है, लास्ट में आर्गन के पास है, ठीक है। शेल के हिसाब से भी गिनना है, आप बोलोगे नियॉन में भी 8 है, लास्ट में नहीं, हमने शेल भी तो काउंट कर लिए ना, शेल भी तो आर्गन में ज्यादा है। निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण नहीं है पूछा है नहीं लगना, नहीं है पूछा है। अलैंगिक यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रही है, बडिंग में हो रही है, बाइनरी फिजन, फ्रेगमेंटेशन। ग्राफ्टिंग जो होती है वो पेड़ों की कटिंग करके की जाती है, जैसे गुलाब के पेड़ जो होता है। किस जीवाणु की उपस्थिति जल प्रदूषण का सूचक है? अगर एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन है तो यहाँ पे किसके लिए बात करें, लाइकेन आंसर नहीं करना, लाइकेन जो है वो तब आंसर आता है जब एयर पोल्यूशन होता है। यहाँ पे वाटर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन ई कोलाई कॉलीफॉर्म याद रखिए, ई कोलाई एस्चेरिशिया कोलाई जो हमारे शरीर में पाया जाता है। अगर पानी के अंदर बहुत ज्यादा ई कोलाई पाई जा रहे हैं यानी कि वाटर पोल्यूट हो चुका है बाय द फीकल मैटर एज वेल। किशोरावस्था के दौरान मानव शरीर में कई परिवर्तन होते हैं, जिसमें से कुछ जो है वो सिर्फ गर्ल्स में होते हैं। तो ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड करके याद रखिए, ठीक है। मेमोरी ग्लैंड, मैमल्स जितनी भी कैटेगरी है मैमल का,
इस पृथ्वी पे मैमल्स जो है वो एपेक्स पोजीशन को रखते हैं पूरा एनिमल किंगडम के अंदर, और मैमल्स का जो नाम है वो मेमोरी ग्लैंड, जैसे टाइगर दे नरिश देयर यंग वन स्टिल दे डू नॉट ग्रो प्रॉपरली, राइट। वृक्कों में मूत्र के निर्माण में शामिल दी गई तीनों प्रक्रियाओं का सही अनुक्रम निम्न में से किस प्रकार किया जा सकता है। तो जब भी किडनी की बात होती है तो किडनी फिल्ट्रेशन करती हैं, जिसमें हमारा जितना भी ब्लड है वो फिल्टर होता है, और ब्लड फिल्टर होने के बाद क्या करता है, यूरिन बनाता है, और जो हमारे शरीर में जो ऐसी चीजें हैं, अपशिष्ट पदार्थ है, यूरिया है, जो हमें नहीं लेना है, उसको शरीर से बाहर निकालता है। तो इसमें फिल्ट्रेशन, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन और एलिमिनेशन, निष्पंदन या निस्यंदन, चयनात्मक, पुनः सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, अवशोषण और निष्कासन। पहले फिल्टर होता है, फिर सिलेक्टिवली रीएब्जॉर्प्शन की जाती है और फिर एलिमिनेट किया जाता है। दोबारा समझ लेते हैं। फिल्ट्रेशन मतलब जो खून आया है उसमें से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्रोटीन को ऊपर रखा जाता है, सिर्फ प्लाज्मा अंदर जाता है विद सॉल्ट्स एंड द यूरिया। सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन मतलब जितनी चीजें बाहर पूरी तरीके से फेंकनी है उनको निकाल दीजिए, जो वापस रीएब्जॉर्ब करना है, जो वापस शरीर को चाहिए वो लेके आइए। पानी है, कई सारे ऐसे सॉल्ट होंगे जो हमें ज्यादा चाहिए। ऐसा नहीं हो ना कि किडनी फिर हमारा नमक शरीर से पूरा निकाल दे, इलेक्ट्रोलाइट पूरे बॉडी से निकाल दे, तो वीकनेस हो जाएगी। इसीलिए सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, देखना है क्या है चीजें, परखना है, बॉडी के कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करना है, उसके बाद शरीर से चीजें निकलेंगी। तो एलिमिनेशन जो है वो एग्जैक्टली बॉडी से जब आउट हो गया चीज, ठीक है। एक वस्तु अभी सारी लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी में रखी गई है, ठीक है। लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब निम्नलिखित निर्मित होता है, यानी कि बनता है। तो आपका जो आवर्धन है या मैग्निफिकेशन है वो कितना होगा, तो 30 सेंटीमीटर। देखो सबसे पहले यहाँ पे देखना है कि किसकी बात हो रही है, तो कन्वर्जिंग लेंस की बात हो रही है, मिरर की बात नहीं हो रही, लेंस की बात हो रही है, ठीक है। कन्वर्जिंग का मतलब है जो लेके आ रहा है, ठीक है, जो एक जगह इकट्ठा कर रहा है। तो जब हम लेंस की बात करते हैं लेंस में कनकेव फैलाता है, जो कन्वेक्स होता है वो एक जगह रखता है। तो पहले तो बात हो रही है कन्वेक्स लेंस की, ठीक है, कन्वेक्स लेंस की। कन्वेक्स लेंस में जो ये डिस्टेंस दी हुई है 30 वाली, जो कि इमेज की डिस्टेंस है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30। तो जो इमेज होगी ना वो -30 में आएगी, और जो ऑब्जेक्ट है वो आपका प्लस में आएगा। 25 दिया हुआ है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इसको सिंपली काट दीजिए, 6 पंजे 6 से 5 से काट दीजिए, 5 6 30 55 25, तो -6/5 जो है वो आंसर होगा, ठीक है, -6/5। द डिस्टेंस बिटवीन द पोल and the center of curvature of a spherical mirror, pole and the center of curvature is equal to its focal length। अच्छा, ये focal length के टर्म में है, तो अपन यहाँ पे in terms of focal length लिखा हुआ है ना, in terms of focal length के हिसाब से बताना है। distance between the pole and center of curvature of a spherical mirror is equal to its focal length in terms of, तो 2f हो गया, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। पूरा जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, पूरा रेडियस हो गया है ना, वक्रता केंद्र से लेके पोल की दूरी रेडियस हो गई। लेकिन मुझे फोकल के हिसाब से अगर बताना है तो एक रेडियस, एक फोकल और 2 फोकल के रिस्पेक्ट में आपका मेजर किया जाता है। रिप्रेजेंट ये एफ से होता है, तो एफ के कॉन्टेक्स्ट में भी बात कर सकते हैं, ठीक है। ये वक्रता केंद्र है, ये फोकस, ये पोल, ये जो है वो रेडियस हो गया, आर हो गया। यहाँ पे आर क्या है, एक ये डिस्टेंस और एक ये डिस्टेंस, तो 2 डिस्टेंस को कवर करता हुआ पूरा आर बनता है, राइट। स्टडी द डायग्राम केयरफुली, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ऐसे क्वेश्चन आपके ग्रुप डी में पूछे जाते हैं। पोटैटो जूस है जो कि टर्न हो गया है ब्लैक में। अगर इसमें सिंपल है, इस अगर ऐसा कहीं पे भी क्वेश्चन आता है कि आपने आलू के जूस में थोड़ा सा आयोडीन मिला दिया, पोटैटो जूस में आयोडीन मिला दिया है, तो और कुछ नहीं करना, ऑप्शन में वो ऑप्शन ढूंढिए जिसमें स्टार्च हो। प्रोटीन गलत, फैट गलत, ग्लूकोज गलत, एक ही ऑप्शन है जो स्टार्च बता रहा है। ऑप्शन बड़े हैं, क्वेश्चन देख के मुझे टिपिकली डायग्राम वाला क्वेश्चन है तो वैसे भी लगता है कुछ तो मुश्किल होगा। क्वेश्चन बड़ा है, स्क्रीन पे जब आपके अपीयर होगा ये क्वेश्चन तो काफी बड़ा दिखेगा, है ना। लेकिन आपको यहाँ पे पोटैटो जूस अगर लिखा हुआ है तो ये आपको सिर्फ स्टार्च देखना है और उसको टिक कर देना है। स्टार्च यहाँ पे सही आंसर है। पोटैटो जूस कंटेन स्टार्च विच टर्न्स ब्लू ब्लैक विद आयोडीन।
आयोडीन टेस्ट होता है या इसको स्टार्च टेस्ट कहते हैं, लैब्स में कराया जाता है ताकि स्टार्च की प्रेजेंस पता हो। तो आलू चावल इनमें स्टार्च होता है। ये आपकी एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है। और आगे इसी चैनल पे आपके कुछ ना वीडियोस आने वाले हैं जो कि एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर के वीडियो हैं, ठीक है। तो आगे अपन इसी चैनल पे मे बी परसों से आपको ना एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर्स भी दिखने लग जाएंगे, तो होपफुली वो चीज़ें आप कवर करना, क्योंकि रेलवे जो है वो आपसे एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर्स पे क्वेश्चन पूछता है, राइट। अच्छा, ये पीछे फैट ग्लोब्यूल वाला आंसर आप कर चुके, इसको दोबारा नहीं करेंगे। Which of the following has maximum non-metallic character in group 16? अगर हम ग्रुप नंबर 16 की बात कर रहे हैं तो किसमें अधिक अधातु गुण होगा। देखो नॉन मेटालिक कैरेक्टर है, ऊपर से आप जब नीचे जा रहे हैं, 16वें ग्रुप आपको समझ आ गया होगा, ऑक्सीजन को लेके यहाँ पे बात की जा रही है। तो जब आप ऊपर से नीचे जा रहे हैं ना, तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम, ये सारे एलिमेंट हैं यहाँ पे। ऑक्सीजन जो है वो नॉन मेटल है, सेलेनियम जो है वो नॉन मेटल है, ऑक्सीजन और सल्फर सॉरी नॉन मेटल है, जबकि इसके बाद सेलेनियम, टेल्यूरियम जो है वो मेटलॉइड है और पोलोनियम जो है वो आपका नॉन मेटल काउंट किया जाता है। तो एक ही ग्रुप के अंदर या एक ही 16वें ग्रुप के अंदर दो नॉन मेटल हैं, दो आपके मेटल बोले जा रहे हैं और एक मेटलॉइड बोला जा रहा है। तो उस कंसर्न में आपको याद रखना है यहाँ पे कि मेटलॉइड है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी है, पोलोनियम तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी होता है। तो हमें सिर्फ इनमें से चूज करना है। और जब हम ऑक्सीजन ऊपर देखेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन ऊपर है, सल्फर सेकंड नंबर पे, तो ऊपर वाला ज्यादा नॉन मेटालिक होगा रादर देन नीचे वाले से। तो ऑक्सीजन मेरा आंसर होगा। इन क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको जैसे ये क्वेश्चन में मेजरली आपको ये याद रखना था कि पोलोनियम और सेलेनियम जो है वो नॉन मेटल नहीं है, ठीक है। जहां आपको ये क्लियर है कि पोलोनियम कभी कभी नॉन मेटल भी बोला जाता है, ठीक है, बाकी इसको रेडियो एक्टिव एलिमेंट बोलते हैं। सेलेनियम और टेल्यूरियम जो है वो मेटलॉइड में भी काउंट किए जाते हैं। तो जहां हमारे दिमाग में ये क्लियर होगा ना कि हम ये टेबल ग्रुप 16 की बात कर रहे हैं, तो वो चीज आपको क्लियरिटी देगी, ठीक है। ऑक्सीजन आंसर है। What will come in place of A and B respectively in the given double displacement reaction? अब AgBr प्लस KNO3 है, डबल डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको बता दिया आयन का खेल होता है, Ag प्लस Br माइनस K प्लस NO3 माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे AgNO3 और KBr, ये आपका यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। ऑप्शन में देख लीजिए AgNO3 एंड KBr, डी ऑप्शन है। डबल डिस्प्लेसमेंट है, आयंस को तोड़ना है और आंसर लिख देना है। इनमें से कौन सा एग्जाम्पल जो है वो ह्यूमन सेल का है जिसकी एबिलिटी अपनी शेप को मॉडिफाई करने की होती है। हमारे शरीर में कई सारे सेल्स होते हैं लेकिन अपनी शेप को मॉडिफाई वो लोग नहीं कर पाते हैं, ठीक है, शेप मॉडिफिकेशन नहीं हो पाती है। तो इसमें आंसर याद रखना है कि हमारी बॉडी में WBCs, व्हाइट ब्लड सेल, जिनको हम ल्यूकोसाइट भी कह रहे हैं, वो आपकी क्या कहलाते हैं वो आपके शेप्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। उस रिस्पेक्ट में इसको लर्न कर लीजिए। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा आगे भी, जिनका आगे एग्जाम है वो इस क्वेश्चन को लर्न कर लीजिए। ये क्वेश्चन आगे आने वाले एग्जाम के अंदर भी आपसे पूछा जाने वाला है। तो होपफुली आई होप चीज़ें क्लियर हैं आपको, राइट। 100 क्वेश्चन की आगे क्लास आने वाली है, उसी के रिस्पेक्ट में मैं आपको ये ऊपर भी टाइटल लगाया है। आप लोग याद रखिए कि बहुत जल्दी मे बी ट्यूसडे और वेडनेसडे हम लोग 100 क्वेश्चन की क्लास कर रहे हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे ग्रुप डी के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। बायो के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के सारे मिला के, ताकि आपको एक बैलेंस्ड तरीके से पूरी सेशन जो है वो मिल जाए, ठीक है। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट सेशन के अंदर, जो कि कल होएगा। एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर का सेक्शन होगा, लेकिन 25 क्वेश्चंस ही मेंशन होगा आपके टॉपिक पे, टाइटल पे, थंबनेल पे। रीजन इज क्योंकि आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से बहुत सारे क्वेश्चन ग्रुप डी ऑलरेडी उठा चुकी है। आपको बस ये देखना है कि ग्रुप डी कैसे क्वेश्चन एनसीईआरटी से पिक करती है। दैट विल बी इम्पोर्टेंट रोल टू और इम्पॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड, ताकि वो एग्जाम में कुछ रोल प्ले करे आपके, राइट। सो लेट्स मीट टुमारो। अभी के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।